हेलो एवरीवन, सो दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव। एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। तो हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, विल कम अप विद मोर एपिसोड फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट आर गोइंग ऑन। पूरी दुनिया में जो घटित घटनाएं हैं उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि चीजों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डालेंगे। वी डू हैव हनूर सर विद अस। Hello everyone. एंड ही इज एन एक्सपर्ट फॉर द हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स और हिस्ट्री के ऊपर इनकी मास्टरी है। और हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा मिक्स करेंगे और जानेंगे उसके बाद कि इंडिया का क्या टेक है। तो ये हमारा कुछ एक एजेंडा होगा। आई होप यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। सो ये इशू, ये मुद्दा चल रहा है इराक का, ईरान का, और सॉरी इराक ईरान नहीं, इजराइल और ईरान का। तो ये जंग की शुरुआत हमास से शुरू हुई और आज जो है दो बड़े देश, जिसमें ईरान तो बड़ा है ही और ताकत की बात करें तो इसराइल भी बड़ा है उस वेस्ट एशियन रीजन के अंदर, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें सर, ये पूरा खेल शुरू कैसे हुआ है यहाँ पे जो खेल शुरू हुआ है अगर आप देखें तो 1979 जो ईरानियन रेवोल्यूशन है उसके बाद इन दोनों के रिलेशन बिगड़ने शुरू हुए, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ईरान एक्चुअली में अलाय था यूएस का 1979 रेवोल्यूशन से पहले, क्योंकि शाह जो रूलर थे वो अमेरिका के काफी खास फ्रेंड थे। ठीक है, तो मतलब आप ये ईरानियन रेवोल्यूशन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए? कह सकते हैं कि जिम्मेदार शायद हम उसी को ठहरा सकते हैं अगर हम इन दोनों की लड़ाई की बात करें। ठीक है, लेकिन अगर जो मेन मुद्दा है कि भाई ये पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई चल रही है यहाँ पे, आज आप इस मैप को देखें, इसराइल किस ट्रांजिशन से गुजरा है। एक समय ऐसा था कि पैलेस्टीन इतना बड़ा नजर आता था, पूरा ग्रीन पैच वो पैलेस्टीन था। 47 के अंदर आते आते 1947 में इसराइलीज आके बसने लग गए पूरी दुनिया से। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आप जानते हैं कि हॉलोकॉस्ट हुआ था और कैसे हिटलर ने काफी लार्ज अमाउंट में जो है ज्यूज को किल किया था, और उसकी वजह से पूरे के पूरी जूइश पॉपुलेशन वर्ल्ड के इसराइल में आके बसने लग गई। अब फिर आप ये देखिए कि ये इवेंट होता है जिसको हम फर्स्ट वॉर और सीक्वेंस ऑफ वॉर्स बोल सकते हैं। यम किपुर वॉर भी इसी टाइम पे हुआ। इसराइल एक्सपैंड होता गया और आज जो पैलेस्टीन आप देख रहे हो, ये ग्रीन पैच इतना सा रह गया। ये वेस्ट बैंक का इलाका है और ये आपका गाजा स्ट्रिप है। तो इसराइल का इस तरीके से बनना और इतने फैलाव में आना, उसको लेके आपका क्या टेक है? क्या इसराइल को इस तरीके से बनना चाहिए था? ये तो वही बात होगी, जिसके पास हथियार है वो अपने मन की कुछ भी कर सकता है। हिस्टोरिकली देखें तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो इसराइल अपना होली लैंड यरूशलेम और आसपास के एरियाज को कहता है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट लैंड है, क्योंकि जो जीसस पैदा हुए थे वो आज के वेस्ट बैंक में जगह पड़ती है, दैट इज बेथलेहम। तो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स भी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों के लिए होली जगह हो जाती है। 1897 में हम थोड़ा अगर एक सेंचुरी से भी पीछे आए तो वहां पे आपको इसकी हिस्ट्री दिखनी शुरू होगी कि जूस सारी दुनिया से यहाँ पे आके बसने को लगे। थियोडोर हर्जल नाम के एक ज्यूइश लीडर थे जिनको लगा कि हमारा किसी भी देश में अगर हम रहेंगे दूसरे देशों में तो हम बटकर रहेंगे, हमें एक साथ रहना होगा, एक ज्यूइश स्टेट बनानी होगी। जब उन्होंने 1897 में पूरी जोस की एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको 1897 की जियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि हमें अपना एक देश चाहिए। वहां से कहानी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। तो 1897 को आप मॉडर्न अगर टाइम के हिसाब से देखें तो वो डेट मान सकते हैं। चलिए ठीक है, बट अगर अब इस क्राइसिस को देखेंगे तो मैं आपको इसको इंडिया के साथ में लिंक करना चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, वो एक ब्रिटिश लीगेसी बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स दोनों को लड़ते हुए छोड़ गए, धर्म के नाम पे देश को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी कहानी कुछ ना कुछ वैसी ही है। ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और एक तरीके से अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम वो छोड़ के गए। मानते होंगे आप इस बात? बिल्कुल। देखो हम अभी 1897 पे थे, मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम भी वेस्टर्न अलाइज ने ही क्रिएट की हुई है। पैलेस्टीन जब पूरा देश बसा हुआ है तो वहां पे इतने सारे इजरायलियों को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बसाना बड़ा मुश्किल काम था। ठीक और जैसे वेस्टर्न अलाइज ने बहुत तगड़े तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया है, क्योंकि याद रखना रॉथस्टाइल्ड फैमिली और बाकी जो इन्फ्लुएंशियल ज्यूज हैं उन्होंने काफी ज्यादा फंड किया है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पार्ट लिया है, चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यूएस यूके जैसे देश आज भी ज्यूज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक देश में दूसरे आके बसने लग जाए विद द हेल्प ऑफ सम अदर थर्ड कंट्री, तो इसको हम एथिकली सही नहीं मान सकते। ठीक है,
अब यहाँ पे मेन खेल पे आते हैं, ईरान का खेल। और अगर मैं इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात करूं तो 3 पिलर मेजर माने जाते हैं, सऊदी अरब, ईरान और टर्की। तो ईरान का जो ये अटैक है इजराइल के ऊपर, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड को हाईजैक करना चाहता है ईरान, कि मुस्लिम वर्ल्ड पे पूरा डोमिनेंस ईरान का हो? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? डेफिनेटली ये जो एक रीजनल पावर बनने की एक जो चाहत है ईरान में शुरू से रही है। अब इसका भी अगर हम पास में जाए तो ईरान एक बहुत तगड़ा एक अगर हम बात करें सोशल और कल्चरल पावर रहा है। हमारी अपनी भाषा में फारसी के बहुत सारे शब्द हैं, सिविलाइजेशनल, यस सिविलाइजेशनल पावर जैसे हम दुनिया बोलते हैं, बिल्कुल, दुनिया इज अ फारसी यस वर्ड। यस, तो ईरान की हमेशा से चाहत रही है कि अगर दुनिया छोड़ो एशिया को तो कम से कम हम डोमिनेट करें। बिल्कुल, इंडिया एक बिल्कुल। बड़ी पावर है, हमें बिल्कुल। मानना पड़ेगा। वैसे ईरान के जो मंसूबे हैं बहुत ज्यादा बड़े रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और यूएसए ने कहीं ना कहीं इनकी पावर को बहुत हाईजैक करा हुआ है, कम किया हुआ है। फिर बात आ जाती है 1979 रेवोल्यूशन के बाद। तो डेफिनेटली ईरान का अटेम्प्ट है और एक वाजिब अटेम्प्ट है अगर हम बात करें। सर, वाजिब तो वक्त बताता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल, जो जीतता है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, उसी को वाजिब बोला जाता है। हमने तो यही सीखा है। चलिए अब इसको देखते हैं, इंडिया के लिए अब क्या हमें करना चाहिए कि ईरान और इस इजराइल की जो प्रॉब्लम चल रही है, आप ऑलरेडी, हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सर ने कहा था कि वी आर ऑलरेडी वॉकिंग विद टाइट रॉप। इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है बैलेंस आउट करना। हमने कहीं ना कहीं सक्सेसफुली देखा है, ईरान के साथ भी हम क्लोज इक्वेशन मेंटेन करते हैं, इजराइल के साथ तो मोदी जी वैसे ही बीच पे घूमते हुए देखे गए थे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ, तो दे आर क्लोज, लीडरशिप अच्छी है उनकी। तो वहां देखें, लेकिन इंडिया के लिए अब हमें क्या लेसन लर्न करना है कि इजराइल और ईरान का कंफ्लिक्ट हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, स्पेसिफिकली प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए। क्या उसके अंदर आप बोलेंगे इस? सबसे पहली बात, जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमें बहुत ही तगड़े और अच्छे तरीके से बैलेंस बना के चलना है। अगर बैलेंस थोड़ा भी इधर से उधर होता है, हमारी जो सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, इस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक, बिल्कुल। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, इजराइल हमारी मदद कर रहा है यहाँ पे। हम स्टार्टअप हब डेवलप करना चाहते हैं, गुजरात में गिफ्ट सिटी हमने बनाया है, इजराइल वहां से हेल्प कर रहा है। आप हरियाणा की बात करें, बिल्कुल, मैं हरियाणा से ही आता हूँ, तो हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर है, वहां पे इजरायलीज की हम हेल्प ले रहे हैं। ईरानियन कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमने छाबहार पोर्ट बनाया है। हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करें, अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी बनाने के लिए और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, तो वो छाबहार पोर्ट हमारा ईरान में ही है। अब ये सब लड़ने वाले हैं। और साथ साथ अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ महीने पहले एक कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से ये अनाउंसमेंट हुई थी कि मिडिल ईस्ट के थ्रू हम कनेक्ट होके जो है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के थ्रू पूरा यूरोप तक हम कनेक्टिविटी लेके जाएंगे। और उसके अंदर जो पोर्ट एरिया है, मतलब उसके अंदर इनलैंड, आप बोलेंगे कि विद इन कंट्रीज भी आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, और पोर्ट्स भी थे। तो इसराइल भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, वो लड़ रहे हैं। उसको लेके भी अब डाउट है फ्यूचर में क्या होगा। तो हमारे लिए तो बिल्कुल एकदम आंखें खोलने वाला जैसा ये एक एनवायरनमेंट है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि क्या और कैसे मैनेज करना है इसको। इसराइल के साथ हमारी जो मेन डील्स हैं वो रिगार्डिंग डिफेंस है, और इसराइल ने हमें तब सपोर्ट दिया जब किसी भी और वेस्टर्न कंट्री ने बिल्कुल, इसराइल कारगिल वॉर, यस, इस चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इसराइल को तो हम बिल्कुल एलिनेट नहीं कर सकते, Yeah, isolate नहीं कर सकते। ईरान देखा जाए तो हमारा एक नियर नेबर है, बिल्कुल, बिल्कुल एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड बोल सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हमारे साथ नहीं लगता है, लेकिन वहां से हमारे रास्ते खुलते हैं अगर हमने एशिया और यूरोप की तरफ जाना है। अफगानिस्तान का कनेक्शन ही हमने ईरान से बनाया हुआ, जो आपने चाह बात, बिल्कुल। और अगर इतिहास के अंदर हम देखें, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया के पीछे एक रीजन ये था, इंडिया ग्लोबल ट्रेड रूट के ट्रांजिट पे पड़ता था, और हमारी जो सेंट्रल एशिया की तक कनेक्टिविटी थी, वो मेजर कंट्रीब्यूटर था कि हम इतने प्रोस्परस थे। आज भी अगर हम वही कनेक्टिविटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ईरान हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। और अगर आपके एस्पिरेशन है सोने की चिड़िया बनने के, तो आपको जरूर यहाँ पे जागना चाहिए ना। एक और इस पे कंटेक्स्ट समझना है, ठीक है, इजरायलीज हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक, बट जो हम हिस्ट्री में देखेंगे, यूएन के अंदर जब इजराइल के ऊपर रेजोल्यूशन आता है 1948 के अंदर, जब मेन सवाल ये था कि इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं, इंडिया अगेंस्ट वोट करता है।
हम मोरली ये कहते रहे हैं कि हम 2 नेशन सॉल्यूशन पे जाते हैं, कि ये जो पैलेस्टीन और इजराइल का सॉल्यूशन है वो 2 अलग अलग कंट्री बनाओ आप, पैलेस्टीन अलग देश बने, जो इजराइल है वो अलग कंट्री बने, पैलेस्टीनियन कोर्स को आप अपहोल्ड करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में, अब ये यूएन का इतना पुराना रेजोल्यूशन, फ्यूचर में अगर कभी इसका सोल्यूशन आता है 2 नेशन सोल्यूशन, तो आप किसको मानेंगे, किसको हम पैरामीटर मानेंगे? 1947 को पैरामीटर मानेंगे, 67 को पैरामीटर मानेंगे, 2008 को पैरामीटर मानेंगे, या 2024 को पैरामीटर मानेंगे, जिसके अंदर गाजा को वाइप आउट कर दिया गया है? ये एक सवाल है, क्या सही होना चाहिए इस पे? सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ इंडिया का दारोमदार नहीं रहेगा कि किसको हमें मानना चाहिए। पूरी दुनिया या यूएन जनरल असेंबली जिस पे वोट करेगी उसको माना जाना चाहिए। और जहाँ पे गाजा को वाइप आउट करने का सवाल है, डेफिनेटली इजराइल को बहुत कॉशियस रहना चाहिए उस चीज़ पे। हालांकि गाजा में ऑन द टनल्स बनी हुई हैं, हमास का नेटवर्क है, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। उनको भी, जो गाजा के जो अपने मेन बाशिंदे हैं, उनको देखना चाहिए कि वो उनके साथ ना लाया करें। लेकिन इजराइल का स्टेप के बिल्कुल ही साफ करना है, वो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन जो अगर हम चीजें देखें उनके खिलाफ जाता हुआ दिखता है। हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखेंगे तो इजिप्शियन टेक्स्ट, इजिप्शियन पुराने इंस्क्रिप्शन, वो गाजा के बारे में ये बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत लैंड हुआ करती थी। इब्न बतूता जो ट्रैवलर इंडिया भी आए थे, उन्होंने भी इसके बारे में भी यही बात लिखी है कि बहुत ही खूबसूरत एक जमीन थी, वो भी इधर गाजा में विजिट किया था उन्होंने। लेकिन आज जैसे हालात है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। स्पेसिफिकली बच्चे वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। सो व्हाट रोल इंडिया कैन प्ले इन सॉल्विंग दिस इशू? अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हमें कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए विश्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, आप बताइए इंडिया को इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए? इंडिया एक ऐसी यूनिक कंट्री है जो कि ग्लोबल पावर की तरफ उभरते हुए दिख रही है। और अगर बात करें तो इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर, हमें डेमोक्रेसी का भी एक बहुत अच्छा यूनिक आइडियल माना जाता है। इसकी वजह से हमारी बातें लगभग हर कोई सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाई हमारे लगभग सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल। एक दो कंट्रीज को अगर हम छोड़। यस, और अगर आप वेस्ट एशिया की बात करोगे, वेस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया को एक्सेप्ट करते रहे हैं क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली कभी इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। सो दे रिस्पेक्ट इंडिया एंड इंडिया कैन प्ले दैट रोल। शांति बनाने की बात हमने इतिहास में पहले भी की है, कोरियन वॉर के समय। एक बार फिर यह मौका आया कि इंडिया जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करे और शांति की तरफ दुनिया को लेके जाए, बिकॉज वी आर अ नेशन ऑफ महात्मा गांधी। So this is what we have for today's podcast, and we will come up with the more content related to more global issues that are going on. Stay tuned, stay connected. Thank you very much. थैंक यू एवरीवन।